हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स के एक चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से दूर या ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर इस वस्तु को आकर्षित करने का कार्य करती है। तो ये जो आकर्षण होगा, ये जो आकर्षण लग रहा है उस वस्तु के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है, उस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसी पर ही इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे कि वस्तु को हम जब फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है, इसका रीजन क्या है, कितनी स्पीड से आएगी, किस स्पीड से फेंकेंगे, इसका रीजन क्या, सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से और कर्मागत के रूप में के अंदर हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। तो इस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ये बात क्लियर कर लो कि गुरुत्वाकर्षण बल, इसे मैं एफ जी से रिप्रेजेंट करूंगा। जी का मतलब क्या है, ये कैपिटल जी है, एफ जी, फिर हम लिख देता हूं एफ जी। जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये ओनली वस्तुओं को आकर्षित करता है। गुरुत्व प्लस आकर्षण, जो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर ओनली क्या करती है, आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित नहीं करती। इसलिए से क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं सार्वत्रिक नियतांक पर। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर ड्राइव करेंगे। इसे गुरुत्वाकर्षण बल, सार्वत्रिक नियम या सार्वत्रिक नियतांक भी बोलते हैं, या आप इसको ऐसे बोलते हैं कूलॉम का नियम। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर कूलॉम का नियम आप ऐसे बोल सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल पर कूलॉम का, तो कुछ हिसाब से, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये आगे जाके अपने बात करेंगे कि ये कूलॉम का नियम क्या होता है, क्या कुछ है, लेकिन अभी हम ओनली गुरुत्वाकर्षण बल पर ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मान लेते कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक तो m1 है जिसका द्रव्यमान, और जो दूसरी वस्तु है इसका द्रव्यमान क्या है, m2। दो अलग अलग द्रव्यमान की हमारे पास वस्तुएं हैं m1 व m2, और ये एक दूसरे पर केंद्र से r दूरी पर रखी हुई हैं। कुछ मैं ऐसे लिख देता हूं r। दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, और उनके मध्य जो दूरी है, सेंटर से दूरी, केंद्र से जो दूरी है वो क्या है, r है। ठीक है, अब हम गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है स्टार्ट करते हैं। तो इस जो फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूंगा टू स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। आप साथ साथ में लिखते जाओ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद में आप इस फॉर्मूले को लिखो। तो वापस रिपीट कर रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल की जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों वस्तुओं के या दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं अपने पास पृथ्वी है। ठीक है, इसका द्रव्यमान मैं कैपिटल M से या m1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं दूसरी कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकूंगा, m2 है इसका द्रव्यमान। ठीक है, अब जितना
इस वस्तु का भार होगा, जिस वस्तु को मैं से फेंक रहा हूं या छोड़ रहा हूं, तो जितना ज्यादा इस वस्तु का भार होगा उतनी ही स्पीड से नीचे आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, पृथ्वी उसको उतनी स्पीड से, उतनी जोर से खींचती है, पृथ्वी उस पर उतना ही ज्यादा बल लगाती है। जैसे कागज को हम फेंकते हैं, इतनी डिस्टेंस पे मैं कोई कागज को फेंकूंगा, ये आराम से नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। अब मैं क्या करूंगा, डस्टर को उतनी ही मतलब डिस्टेंस से फेंकूंगा, ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कार्य कर रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है, या उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है। तो सिंपल सा फंडा है, द्रव्यमान अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक कार्य करता है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो साथ साथ में आप लिखते भी जाना, स्टेटमेंट लिखो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के मध्य, दोनों वस्तुएं या पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम बोलते हैं Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये अर्थ है, इसका द्रव्यमान मैंने वैसे m1 से रिप्रेजेंट कर रखा था, तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसे मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा, वो आगे की बात है। तो अभी फिलहाल मैं एक बार इसे m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, और दूसरी कोई वस्तु है ये अपने पास क्या, m द्रव्यमान। ठीक है, इनके मध्य जो दूरी है मैं r से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसे सेंटर से। अब मैं इस वस्तु को दूर लेकर जाता हूं, तो दूरी मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। ठीक है, दूरी बढ़ाने पर एक ऐसा कंडीशन आती है कि ये जो वस्तु है ये स्पेस में चलेगी। अब इस स्पेस में वस्तु को छोड़ दें तो ये नीचे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो गया है, 0। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते जाते हैं तो उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल मान क्या होता है, कम होता जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और दूरी को कम करने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, अधिक होता जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो दूरी है वो बल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट से हमें दो क्या मिली हैं, इक्वेशंस प्राप्त होगी हैं। एक तो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, Fg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं। तो Fg इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। समानुपाती का साइन, जब भी हमारे फॉर्मूले के अंदर समानुपाती साइन आता है, जब उसको हटाते हैं तो उसके स्थान पर एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर कांस्टेंट आएगा Fg। मैं समानुपाती साइन को हटाता हूं तो इक्वल आ गया, तो यहां पर कांस्टेंट आया है G, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करूंगा m1 m2 अपॉन r²। ये m1 क्या है, एक पिंड का द्रव्यमान, ये m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये r क्या है, दोनों पिंडों के मध्य दूरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये g क्या है, g है सार्वत्रिक नियतांक। g क्या है, सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मेरे को मात्रक लिखना है,
क्योंकि वैल्यू के लास्ट में क्या होता है, मात्रक होता है। लेकिन यहां पर मात्रक में बनाने के लिए पहले इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। किसका, सार्वत्रिक नियतांक का फॉर्मूला। अब ये सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है, पहले ये मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ ऐसे नियतांक होते हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, दूसरे भौतिक राशियों पे निर्भर करते हैं, जैसे ताप पर, दाब पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर। लेकिन कुछ ऐसे नियतांक होते हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते, खुद की वैल्यू फिक्स होती है। उन नियतांकों को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। ठीक है, तो 6.6 × 10⁻11 इसका मान होता है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो पहले मैं फॉर्मूला बनाता हूं, G इज इक्वल टू F, पैरों में G है, ये बल है, ठीक है, R² अपॉन में आ जाएगा m1 m2। तो फॉर्मूला क्या बना, F(r²) अपॉन m1 m2 द्रव्यमान है बच्चों। इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना और इसी से हम क्या बनाएंगे, मात्रक बनाएंगे। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक बच्चों केजी होता है। केजी क्या हो गया है, केजी स्क्वायर। ओके, अब इसी मात्रा को मैं लिखता हूं वैल्यू के लास्ट में, तो मैं लिखूंगा केजी मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यह मात्रक है किसका, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, या इसको सीधा सार्वत्रिक नियतांक बोल सकते हैं। तो हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻11 वैल्यू है इस गुरुत्वीय नियतांक की। ठीक है, अब बच्चों इस गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का हम विमा पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मात्रक तो हमें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसकी विमा, तो विमा के लिए हमें MLT की जरूरत होती है। m क्या है, यहां पर मास को रिप्रेजेंट करता है, kg को रिप्रेजेंट करेगा। l क्या है, लेंथ, मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। जो t है किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर की बात करें तो न्यूटन को मैं क्या लिखूंगा, kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का मात्रक है, kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं लिखूंगा मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है, केजी स्क्वायर, तो ये हमारे पास है केजी स्क्वायर। मैंने क्या लिखा, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, न्यूटन का। मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर तो वैसे का वैसे मैंने लिख ही दिया है। अब जो कैंसिल होता है इसे कैंसिल कर देते हैं, जो नहीं हो रहा उसे नहीं करेंगे। तो केजी से केजी कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास बचा है m³ kg सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे विमा के अंदर कैसे लिखेंगे, ये है हमारे पास। इसको विमा लिखने का फंडा है, m मीन्स मास, मास की पावर कितनी है, -1, kg ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1। यह है लेंथ, मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीटर का पावर कितना है, 3। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की जो विमा होगी वो होगी m-1l3t-2। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।